आज का हम लोग को जो चैप्टर होगा वो महाजनपदों का महाजन उदय ना। उदय। और एकाध क्वेश्चंस की संभावना इसकी रहती है, कहने का मतलब कि एकाध क्वेश्चन तक की इसकी क्षमता है कि वो आपको दे सके। और उसको इस तरह से पढ़ना है कि यही लगभग लगभग आपका काम पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब कि बहुत किताब उठाने की इसमें जरूरत आपको विशेष रूप से नहीं पड़ेगी। पहले ये देखते हैं कि ये यहाँ से जो प्रक्रिया है ये महाजनपद ना। तो थोड़ा सा अगर हम लोग वैदिक साहित्य की तरफ चलें, वैदिक साहित्य की तरफ से, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि कई परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, एक गांव बनाएंगे या एक ग्राम बनाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि कई ग्राम मिला के क्या बनेंगे, विश्व जिला। बनाएंगे। फिर हम लोग देखे थे कि कई विश्व मिलकर के क्या बनाएंगे, एक जन जन, कई पद। विश्व मिलकर के एक जन बनाएंगे। ठीक है, और यही जन क्या होगा, फिर जनपद होगा। अब यहां तक की पढ़ाई हम लोग किए थे। इसका मतलब इसी पढ़ाई को ये आगे बढ़ाने वाला चैप्टर है जिसको हम क्या बोलेंगे, महाजनपद। और ये जो कुल महाजनपदों की संख्या है, तो कुल महाजनपदों की संख्या 16 महाजनपद है। यानी कुल कितने महाजनपद हैं, 16। 16। इसको आप, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस समय भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है उसमें कुल कितने राज्य हैं, 16 राज्य हैं। ये जो महाजनपदों का काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो ईसा पूर्व 600 माना जाता है। यानी 600 बीसी जो है इसका टाइम पीरियड है, 600 बीसी को इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और ये जो होता है इसको जो है, इस काल को दूसरा नगरीकरण कहते हैं। पहला नगरीकरण किसको कहते हैं, प्रथम नगरीकरण किसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये दूसरा नगरीकरण हो गया, इसका पीरियड हो गया। ये 16 महाजनपद थे, तो कुल महाजनपद 16 थे। तो जो 16 महाजनपद हैं, तो इन महाजनपदों का स्रोत क्या है, यानी हमको कहां से पता चलता है कि ये 16 महाजनपद थे। तो इसमें जैन धर्म का एक ग्रंथ है जो आप लोग पढ़े होंगे, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। और एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो इन्हीं दोनों धर्म ग्रंथों के आधार पर हम 16 महाजनपदों का इतिहास पढ़ेंगे। पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये भगवती सूत्र से और अंगुत्तर निकाय से ही इन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा हमको प्राप्त होती है। तो फिलहाल पहला हम लोग जानकारी क्या इकट्ठा किए कि कुल महाजनपद कितने हैं, 16। दूसरा, इन महाजनपदों का काल 600 बीसी है। तीसरा, इसको दूसरा नगरीकरण कहते हैं। चौथा, इसका स्रोत जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अब ये जो इसका मतलब ये कि पूरा भारत हमारा 16 भागों में बटा है। अब ये 16 भागों में बटा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भूगोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर इतिहास के साथ भूगोल का महत्व जो है ज्यादा हो जाएगा। ये जो 16 महाजनपद है उनको हम लोग पहले मैप के थ्रू देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आपका नर्मदा नदी है, जिसको वैदिक काल में किस नदी से बोला गया, रीवा नदी नाम से बोला गया। ठीक है, दक्षिण भारत में देखिए, पूरे साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में बस एक महाजनपद है जिसको क्या बोला गया है, अस्सक महाजनपद है। हाँ, और ये जो अस्सक महाजनपद है, ये नदी जो है वो गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो अस्सक है इसका कैपिटल, राजधानी, तो राजधानी जो है
किसी किसी साहित्य में इसी को पोतन कहा गया है और किसी किसी में इसी को क्या कहा गया है, पाटन कहा गया। तो पूछे कहा कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद ना जो कि दक्षिण भारत में था, उसका नाम क्या था, अस्सक या अस्मक या पोतन या पाटन। तो पूरे दक्षिण भारत को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मिलेगा। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया में कुल कितने प्रांत मिलेंगे, 15 प्रांत मिलेंगे। 15 प्रांत मिलेंगे। पहले एक बार हम समझा दे रहे हैं, फिर आप कॉपी अपना जब निकालेंगे तो एक एक करके हम आपको समझाते हुए लिखते हुए आप चलेंगे। थोड़ा पहले गिन लिया जाए। एक तरफ से आते हैं, ये कंबोज, कंबोज वाली एरिया, ये गांधार वाली एरिया। ये दोनों एरिया देखिए वर्तमान में भारत से बाहर दिख रही है आपको। हाँ, फिर देखिए कुरु, ये तो ठीक है दिख रहा है, हरियाणा वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र ना, कुरुक्षेत्र जो महाभारत की लड़ाई वाला क्षेत्र है। ये देखिए ये पांचाल, पांचाली वाला क्षेत्र, ठीक है। ये कौशल, अयोध्या वाला क्षेत्र, भगवान राम वाला क्षेत्र। फिर ये देखिए सूरसेन यानी मथुरा वाला क्षेत्र। ये मत्स्य क्षेत्र, ये राजस्थान का क्षेत्र। और जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था इसको क्या बोलते थे, वत्स बोलते थे, ठीक है। फिर ये अवंती यानी एमपी, तो एमपी में ये अवंती है। और ये चेदी गणराज्य, ये भी एमपी में ही है, बुंदेलखंड वाला एरिया। फिर थोड़ा सा नेपाल की तलहटी में आया जाए, हाँ, 9 10, ये मल, हाँ, एक तरह से ये नेपाल वाला जगह। वज्जी, ये भी नेपाल की जगह। काशी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पूरब कौन है, अंग, 16वां। और इसको सबसे लास्ट में हम लेकर के आए, इसको मगध को, क्योंकि इन 16 महाजनपदों की लड़ाई में जीतेगा कौन, ये मगध जीतेगा ना। अब देखिए पहले हम इसको ये ट्रेस करके देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आप अपने आराम से पहचानते हैं, वहां से परीक्षा में उनकी भूगोल से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ना। चलिए देखिए काशी, तो काशी की लगभग आप लोग को पहचान है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जो काशी नहीं पहचानता है या काशी से क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर लेगा, वो आराम से कर ले जाएगा। यानी काशी को हम घेर देते हैं कि इसको बारे में ज्यादा जानकारी नहीं भी देंगे तो आपका काम होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सूरसेन, मथुरा वाला क्षेत्र, ये भी आप पहचानते हैं, भाई भूगोल की बस बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, इसकी लगभग बात आप जानते हैं। मगध, इसकी लगभग बात जानते हैं। कौशल, राम जी वाला क्षेत्र, ये लगभग आप पहचान जानते हैं। कहने को तो इसको हमको एक्स्ट्रा पहचानवाने की जरूरत आपको नहीं है, भूगोल के स्तर पे भी बस बात कर रहे हैं आपको। भूगोल के स्तर पर ये सारा चीजों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा भूगोल है, और इस आधार पे हम भूगोल के आधार पे इसको हम पहचान रहे हैं कि हाँ हमारा भूगोल हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी इन सबको हम अच्छे से जान रहे हैं कि हाँ हमारा इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब पहचानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये कंबोज वाला क्षेत्र, गांधार वाला क्षेत्र, ये एक तरह से पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पांचाल जो है, पांचाली वाला जो क्षेत्र है वो बरेली वाला क्षेत्र है, इसको रुहेलखंड भी कहा जाता है। ये रुहेलखंड का क्षेत्र है, चलेगा। ये मत्स्य जो है राजस्थान, जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर भरतपुर वाला क्षेत्र, ये मत्स्य। अवंती माने उज्जैन वाला क्षेत्र है। चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है।
वत्स जो है वो आपका प्रयागराज वाला क्षेत्र है, ये प्रयागराज का क्षेत्र है। कौशल आपको समझ में आ गया। मल्ल और बज्जी ये दोनों नेपाल के क्षेत्र। हाँ, मगध आप जानते हैं, और अंग माने ये एक तरह से बिहार का पार्ट, बिहार का पार्ट। हाँ, अब थोड़ा एक बार राज्यों को अपने से देखिए। हाँ, और हम थोड़ा आपको तेजी से बोलते जाएंगे, तो अपनी कॉपी पे आप हाथ रख के देखिएगा कि आप पहचान ले रहे हैं कि नहीं। शुरू शुरू में क्या होगा कि हम बोलेंगे वज्जी, तो आप उधर चारों ओर खोजेंगे। तो एक दो बार थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको लगभग लगभग याद हो जाएगा। कॉपी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए देखिए, तो मत्स्य कहाँ है? मत्स्य अपनी कॉपी में बस देखते जाइए, मत्स्य। फिर देखिए कुरु, कुरु। फिर देखिए मल्ल, फिर देखिए गांधार, गांधार। सूरसेन, अंग, कौशल, कौशल। और दक्षिण भारत वाला क्या था? अस्मक या अशक। उधर चेदी, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो इसका स्केचिंग थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है, कि पूछेगा कि चेदी कहाँ था, पांचाल कहाँ था, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ बोलने पे थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं। गंभीर बने हुए हैं आप लोग। मैप पे इसलिए फोकस करें, मैप से क्वेश्चन आएगा कि बुंदेलखंड की एरिया को क्या बोलते थे, या पांचाल की एरिया को क्या बोलते थे। हाँ, कौन सा पहचानने में पहले ज्यादा दिक्कत हो रही है? एक दो बताइए, तब फिर मैं बात करूं। कौन सा वाला पहचानने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा मैं उसको और बोलूंगा। और अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको बस मैप से परिचित करा रहा हूँ, फिर अभी पढ़ाना शुरू करूंगा। फिर भी एक दो जिसमें ज्यादा दिक्कत हो रही बताइए, तो मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं। सर मैप एक बार और बता दीजिए। सर मैप एक बार और बता देते हैं। क्या भैया? चलिए ठीक है। ये तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया ना कि दक्षिण भारत में कौन था? इसका काम खत्म। यस सर, चलिए ठीक है। अशक। हाँ ठीक है। अब दिशा के आधार पर इस बार लेके चलते हैं। एकदम पूरब में देखिए कौन है? अंग। अंग। एकदम पश्चिम में देखिए कौन है? अवंती। अवंती। हाँ, तो उस समय गुजरात वाला क्षेत्र में अभी कुछ है नहीं मूल रूप से, ये एमपी वाला क्षेत्र ही पश्चिम है, और बिहार वाला पूरब। पूरब, आंध्र प्रदेश वाला दक्षिण। चलिए उत्तर चलिए, तो ये गांधार और कंबोज। पाकिस्तान। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम है? क्या? धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम है? गांधारी। गांधारी। हम बोले कि कुछ कुछ गुस्सा में होंगे कि हम अपनी वाली का जानते नहीं, इन दूसरे का पूछ रहे हैं। नहीं जानते? गांधारी की कथा से एक चीज आपको सीख मिलनी चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, खासकर महिला डिपार्टमेंट में, ये लोग क्या होता है कि कभी कभी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं और सोचती हैं कि सामने वाला तो बात हमारी मानेगा ही।
ना, गांधारी ने बड़ा इमोशंस में आंखों पे पट्टी बांध लिया था ना, कि धृतराष्ट्र बाद में कहेगा कि प्लीज खोल दो, हम तुम्हारी आंख से दुनिया देखेंगे। धृतराष्ट्र उल्टा समझ लिया, वो सोचा कि बताइए इतना प्रेम करती कि वो भी नहीं देखेगी, जिंदगी भर उसको भी अंधा बना के रख दिया। सोची यही थी कि हम बांध लेंगे तो कहेगा कि नहीं नहीं क्लास ना करो क्या, बोल लेना करो, क्लास कर रही हूँ। हाँ, तो ये है कि रूम में ही बैठना। कि ये कहने का मतलब ये कि कुछ जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। उनको लगा कि बोलेगा कि खोल दीजिए, वो उल्टा अपना अभिमान समझ गया, ये तो मेरे को इतना मानती है कि जिंदगी भर अंधा रहेगी। अरे बकलोल कहीं की, एक आदमी नहीं देख रहा तो एक आदमी की तनख्वाह सही रहनी चाहिए भाई तो जिसके पास नहीं, अगर दूसरे के पास है तो काम चल जाएगा ना। तो पता चला कि दूसरा आदमी भी आंख बांध के रह गया। तो वही जो गांधार वाला प्रदेश है, इसी गांधार प्रदेश में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। तक्षशिला। तो यही ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। और उस समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसके स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती थी। वो पूरे विश्व के लोग आकर के यहीं पर लगभग पढ़ते थे, और भारत में भी हर स्टेट के लोग आकर के पढ़ते थे। तो उत्तर में देखो कौन हो गया? कंबोजा, गांधार। पूर्व में कौन हो गया? अंग। पश्चिम में अवंती। हाँ, अवंती चेती सब पश्चिमी हो गए। ठीक है, जो इलाहाबाद था उसी को वत्स बोलते थे। इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद का नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नाम क्या है, याद रहेगा ना बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रहेगा बेटा। वत्स मतलब क्या होता है हिंदी में? बेटा। बेटा। हाँ, तो बेटा जी लोग ये सब नहीं भूलना चाहिए। वत्स माने क्या? प्रयागराज। हाँ, काशी में दिक्कत नहीं है, सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र राजा। तो मत्स्य था, ये राजस्थान का क्षेत्र है। जो है वो राजस्थान का क्षेत्र है। कुरु, जहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, हरियाणा वाला पंजाब वाला क्षेत्र। पांचाल, जहाँ की पांचाली थी, तो पांचाली जहाँ की थी वो बरेली, आज के क्षेत्र में वो बरेली वाला क्षेत्र है, रुहेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, कुशल, राम जी का जन्म स्थान अयोध्या वाला क्षेत्र। ठीक है, अब मल्ल और बज्जी ये सब नेपाल वाला क्षेत्र जो है। मल्ल और बज्जी नेपाल। हाँ, मल्ल बज्जी जो है वर्तमान का जो है नेपाल का क्षेत्र है। कुछ कुछ क्षेत्र उसमें देवरिया वगैरह तक आ जाएगा। तो देवरिया वगैरह, देवरिया गोरखपुर पहले नेपाल का ही तो भाग था। ये सब स्वतंत्रता से पहले जो है वो सगौली की संधि से पहले ये सब भाग थे नेपाल के, बाद में भारत में शामिल कर लिए गए। ठीक है, तो ये महाजनपद और ये महाजनपदों की सूची अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा। थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ाएंगे तो थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा, बस उतने में काम चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए। चलिए, पहले नंबर पे क्या लिखा है? कौशल। हाँ, कौशल में आई भौगोलिक विस्तार। इसका भौगोलिक विस्तार वर्तमान के अयोध्या या फैजाबाद। इसकी दो राजधानी थी, एक राजधानी अयोध्या है और एक राजधानी इसकी श्रावस्ती है। श्रावस्ती। यहाँ का जो शासक है, मूल है, वो कौन है? उसका नाम क्या है? महाकौशल।
इसी की बेटी महाकोसला थी, जिसकी शादी बिंबसार से हुई थी। बिंबसार, बिंदुसार नहीं, बिंबसार से, बिंबसार से शादी हुई थी। और उसी की शादी के समय काशी पूरा दहेज में दिया गया था। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत से मन लगा के पढ़ा कीजिए, काशी भी दहेज में मिल सकती है। कौन आ रहा है? हाँ? तो महाकौशल, तो इस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं इस पर, राजधानी पर और भौगोलिक विस्तार पर तार ना। तो कौशल आपको समझ में आ गया, अयोध्या वाला, फैजाबाद वाला क्षेत्र ना। अंग याद आ रहा है, कौन से दिशा में होगा? पूर्व में, एकदम पूरब ना, पूरब बिहार में। पूर्व अंग यानी भौगोलिक विस्तार में लिखिए, यह पूर्वी सीमा थी। अगर आधुनिक स्तर पर देखा जाएगा तो बिहार का भागलपुर वाला एरिया है, भागलपुर एरिया। राजधानी इसकी चंपा थी, राजधानी इसकी चंपा। चंपा चमेली। चंपा चमेली, ये अंग का। तो ये पूर्वी सीमा थी, भागलपुर है, चंपा है। शासक यहाँ पर आप लोग की पढ़ाई के स्तर के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। अगला आ जाइए, चेदी। चेदी को अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एमपी वाला क्षेत्र ना, अवंती के बगल में, अवंती के बगल में, यानी आधुनिक अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। राजधानी इसकी जो थी उसका नाम था सुक्तिमती, सुक्तिमती। किसी किसी साहित्य में इसी को कहा गया है क्या? इसी को कहा गया है सोतिथवती। सोतित, हाँ, सोती आधा थ वती, सोतिथवती। सर जी सवाल यही है क्या? क्या भैया? सवाल यही है क्या? आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। अपनी बात को फिर से आप बताइए, बोलिए। अगला देखिए। सवाल जो थे महाभारत में। हाँ, शिशुपाल यहीं का शासक है, चेदी का ही, चेदी वंश का ही शिशुपाल जो है शासक है। अब आइए वत्स। वत्स कौन सा एरिया हो जाएगा? चेदी के ऊपर वाला प्रयागराज। हाँ, राजधानी इसकी कहाँ रही शुरू शुरू में? पहले राजधानी इसकी कौशाम्बी ही थी। कौशाम्बी पहले प्रयागराज का भाग हुआ करता था, वर्तमान में कौशाम्बी को अलग कर दिया गया। और यहाँ का एक राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसका नाम था उदयन। इसने एक बौद्ध विहार बनवाया था, रहने का स्थान उनके, और उसको क्या कहा जाता है? घोषित राम विहार। घोषित राम विहार की स्थापना, घोषित राम विहार की स्थापना। चलिए, कुरुक्षेत्र जो है, ये हरियाणा वाला क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र, और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब आधुनिक दिल्ली, एक तरह से दिल्ली वाला जो एरिया है वो।
दिल्ली हस्तिनापुर समझ रहे हैं ना? बस वही दिल्ली हस्तिनापुर वही वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर ये बात हो रही है। हस्तिनापुर तो सब मेरठ में है। हाँ, ठीक है। छठवां जो है यहाँ पे काम्पिल्य लिखा है, इसको लिख लीजिए पांचाल। जहाँ की पांचाली है, द्रौपदी है, पांचाल प्रदेश ना, ये बरेली वाला क्षेत्र जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रुहेलखंड। तो ये एरिया भी बड़ी थी, तो यहाँ पर दो दो राजधानियां थी। एक राजधानी थी अहिछत्र, ये अहिछत्र राजधानी है ले लेगा। बरेली, और दूसरी जो राजधानी जो है वो काम्पिल्य है। दूसरी राजधानी जो है वो काम्पिल्य है। तो दो राजधानियां यहाँ पे हैं। सूरसेन तो एकदम आसान है, सूरसेन माने ब्रजमंडल या मथुरा वाला क्षेत्र, श्री कृष्ण भगवान वाला क्षेत्र, और यही इसकी राजधानी भी रहेगी। ये इसकी राजधानी भी है। चलिए, गांधार की पोजीशन याद आ रही है, कौन सी दिशा में होगी? उत्तर उत्तर में होगा। ठीक ठीक, एक तरह से उत्तर पश्चिम ना, अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम या उत्तर, हाँ, जो आधुनिक काल का एक तरह से पेशावर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। थोड़ा रावलपिंडी। सर जो अभी का कांधार है सर, कांधार नहीं, कांधार नहीं, गांधार। जी कांधार अफगानिस्तान में है जी ना, को अगर लगा देंगे तो कांधार हो जाएगा, वो अफगानिस्तान चला जाएगा जी सर। ना। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? गधा वाली ग को। तो वो कौवा वाला क नहीं है, ये गधा वाला ग है। कांधार गाड़ी वाला गा। ठीक है, पेशावर और रावलपिंडी, ये आज का जो मुख्य स्थल है यही। गांधार की जो राजधानी हुआ करती थी, वो नाम देखिए कितना अच्छा है, पुष्प कलावती। पुष्प कलावती। और यहीं का भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। तक्षशिला। एक राजा है तक्षक, उसी के नाम पे इसको रखा गया। क्या ये? तक्षशिला। उस समय के जितने भी टॉप क्लास लोग हैं, कौटिल्य यहीं से पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से पढ़ा है, पाणिनि वो यहीं से पढ़े हैं, जीवक वो यहीं से पढ़ा है। अब भी है सर ये? हाँ, तक्षशिला है ये, तक्षशिला है। बस अब विश्वविद्यालय वाला गरिमा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर को सब विश्वविद्यालय बर्बाद की कर बात दिए करें। ना। नहीं, अब का जम्मू कश्मीर को सब आधा बर्बाद ही तो कर दिए, ज्यादा से ज्यादा। जी, जम्मू कश्मीर के साथ राजनीति हो गई ना, राजनीति जहां हो जाती है तो फिर बड़ा चौपट हो जाता है भाई। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है ना, तो भारत में है। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी बिहार में वो भैंस बड़ा देख के लिखा होगा? नहीं सर, यूपी बिहार वही को देख करके लिखा होगा कि दुनिया में अगर कश्मीरी कहीं तो स्वर्ग कहते है हैं तो भारत यही है, यही है, यही। भारत का स्वर्ग उसी को कहा जाता है। वो
भूमि ही ऐसी थी। देखिए भूमि को उन लोगों ने पूरा एकदम एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर के लिए एनर्जी लेवल बहुत ही एनर्जी का उन्होंने दुरुपयोग बहुत किया। ये महत्वपूर्ण रूप से आपका गांधार का श्रृंखला हो गई। अब कंबोज में आते हैं। ये कश्मीर वाला एरिया, और आप लोग बार बार एक न्यूज सुनते हो कि आजकल राजौरी सेक्टर में ये हुआ, राजौरी सेक्टर में ये हुआ। तो इसकी जो राजधानी है वो राजपुर है। राजपुर को ही हाटक कहते हैं, और यही जो राजपुर है, यही राजपुर वर्तमान में क्या है, राजौरी। समाचार में आता है कि आज राजौरी सेक्टर में 15 मिनट तक गोलाबारी हुई ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, तो ये जो कंबोज क्षेत्र था ये मुख्य रूप से घोड़े के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। घोड़े के व्यापार के लिए। हाँ, मतलब कहने का कि घोड़े का व्यापार जो है मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत होता था। तो ये आधुनिक भौगोलिक विस्तार में कश्मीर, राजधानी में ये, हाँ, और विशेषता में आपका ये घोड़े का व्यापार। मत्स्य वाला क्षेत्र याद आ रहा है? मत्स्य वाला क्षेत्र माने राजस्थान वाला क्षेत्र, जयपुर वाला क्षेत्र। हाँ, मत्स्य वाला क्षेत्र यानी राजस्थान, जयपुर। ये जयपुर का क्षेत्र है, ये अलवर का क्षेत्र है। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर है। विराटनगर। ये तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। अस्सक या अस्मक कुछ याद आया? जी सर, दक्षिण का। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश। ये साउथ इंडिया में 16 महाजनपदों का एकमात्र केंद्र। तो ये गोदावरी नदी पे है। इसकी ठीक ठीक पहचान सुनिश्चित नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो गोदावरी नदी है इसकी राजधानी जो है पूतन या पाटन में, पूतन या पाटन में। अब देखिए जितने ये 16 महाजनपद हैं तो 2 ऐसे हैं जो गणराज्य हैं। गणराज्य में क्या होगा कि कई लोग मिल करके शासन करेंगे। जैसे यहाँ पर वज्जी है, तो वज्जी में कई वंश मिल करके शासन करेंगे। जैसे लिच्छवी इसी में है, लिच्छवी की परंपरा के लोग इसी में है, विदेह की परंपरा के लोग इसी में है। तो इसी तरह से कई लोगों का समूह जो होता था, मुख्य रूप से जो नेपाल की एरिया है, और फिर अपनी अपनी अलग अलग राजधानी बनाएंगे। ठीक है, जैसे लिच्छवी है तो ये कहाँ पर राजधानी बनाएंगे? वैशाली ना, विदेह मिथिला में। इसी तरह से जो मल्ल हैं इनकी भी 2 शाखा हो जाएगी। एक शाखा हो जाएगी पावापुरी की, और एक शाखा हो जाएगी क्या, कुशीनारा। ये जो कुशीनारा है यही आजकल का क्या है, यही आपका कुशीनगर। उसी जिले में ये भी है पावापुरी। तो जैन धर्म के महावीर को अंतिम समय यहाँ बीता, और बुद्ध का सर बारिश हो रही क्या? यहाँ तो कुछ बारिश नहीं हो रही है।
बारिश की और शाम की। गर्मी हो रही बहुत यहाँ तो। यहाँ तो बारिश नहीं हो। देखिए सर ये कोई अल्पना अल्पना म्यूट के करो। एम अल्पना नाम है, इसे म्यूट करवाइए, अनम्यूट करवा दीजिए। चलिए तो ये सर मल्ल संघ फिर से समझा दीजिए सर, मल्ल संघ। जैसे जो ये मल्ल हैं तो मल्लों की दो शाखा थी। एक शाखा थी पावापुरी में और एक शाखा थी कुशीनारा में। वर्तमान में दोनों कुशीनगर जिले में ही हैं। ये जो कुशीनारा है इसी को कुशीनगर कहते हैं और वहीं से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये पावापुरी है। तो पावापुरी में जैन धर्म के महावीर को अंतिम जीवन यहाँ बीता था और बुद्ध का जो अंतिम जीवन कहाँ बीता था, यहीं पर कुशीनारा में। तो ये दोनों वर्तमान में कहाँ है, कुशीनगर में। लेकिन उस समय जो मुख्य रूप से नेपाल के भाग थे। दोनों का है ये संघ है, संघ का निर्माण हुआ। काशी, तो काशी में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, काशी है और राजधानी इसकी वाराणसी है, ये लगभग सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए अवंती। हाँ, अवंती अगर अपने से याद आ रहा हो तो बताइए कि कौन सा स्टेट पड़ेगा मुख्य रूप से। राजस्थान, एमपी, उज्जैन। मध्य प्रदेश। एकदम पश्चिम वाला क्षेत्र ना। यस सर। हाँ, तो लिखिए पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर। चाय पर कुछ ज्यादा जोर नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश की एरिया। और जो अवंती की एरिया थी, अवंती की एरिया भी बड़ी थी, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो एक भाग की राजधानी बनाई गई उज्जैनी और एक राजधानी बनाई गई महिष्मती। बाहुबली में मत जाइएगा, वो महिष्मती अलग है। उज्जैनी नॉर्थ वाले की राजधानी इन लोगों ने उज्जैनी बनाई और साउथ वाले पार्ट की राजधानी महिष्मती बनाई। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था क्या है, चंड प्रद्योत। हुआ ये था, ये बीमार पड़ा था और ये जो बीमार पड़ा था तो इसको कौन सा रोग हुआ था, पीलिया रोग हुआ था ना, जिसको पांडु रोग कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं। तो ये यहाँ का शासक बिंबिसार बहुत चालाक है, ये अच्छा आदमी है। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका नाम था जीवक। तो वो इस समय पीलिया का रोग ठीक करने का विशेषज्ञ माना जाता था। तो ये हालांकि इनके में और इनके में लड़ाई चलती थी ना, क्योंकि इन्हीं दोनों में अंत में एक तरह से 16 महाजनपद का फाइनल हुआ। इन दोनों में लड़ाई चलती थी। उसके बाद भी बिंबिसार क्या किया, जीवक को कहाँ भेजा, इनके यहाँ, और ये इसने पीलिया रोग ठीक किया। तो पूछेगा कि जीवक कहाँ से थे, किस प्रदेश के थे, मगध। और किस प्रदेश में गए थे ठीक करने, अवंती। तो एकदम पूरब से पश्चिम आए, पूरब से पश्चिम आए। तो इस तरह से देखिए कि उसने अपना बिंबिसार ने रणनीतिक रूप से काम करते हुए शत्रुओं को भी पराजित करने का मौका मिलता है ना। कम से कम जब ये ठीक करके आया होगा तो कुछ दिन तो आक्रमण नहीं करेंगे, उतना दिन में तो बाकी लोगों को हम निपटा देंगे ना, बाकी लोगों को हम लौटा देंगे। तो इन 16 महाजनपदों में लड़ाई चली और अंत में कौन जीता, जीतेगा कौन, बिंबिसार। बिंदुसार, मगध, बिंदुसार नहीं, मगध,
हाँ जी, बिंबिसार। बिंबसार। बिंबिसार। बिंदुसार बिंदु अशोक नहीं, वाला है। बिम। हाँ हम समझ गए, कोई बात नहीं है। तो ये मगध में जो है राजवंश की स्थापना हुई। तो 16 महाजनपदों में ज्यादा आपको क्या फोकस करना है कि एक बार तो मैप आपका क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से आता है। अच्छा बलबीर, बलबीर जी जी सर। अपना वीडियो ऑन करिए। चलिए मैं राज्य बोल रहा हूँ, आप बस वर्तमान की पोजीशन उसका बताते जाएंगे, ठीक है? जी। चलिए, मत्स्य कौन सा स्टेट पड़ेगा? राजस्थान। हाँ। जयपुर राजस्थान। हाँ गुड गुड, एक एक आदमी को बोलेंगे, मैं अभी 2-4 लोगों को ले आता हूँ। और बाकी लोग ये ना सोचे कि टाइम पास है, उस समय दिमाग में जब किसी से पूछा जाए दूसरा आदमी उसको ध्यान दे। बलबीर दूसरा, अंग की दिशा बताइए। ये पूर्व की तरफ। पूर्व की ओर। हाँ पूर्व की ओर, तो ठीक है। चलिए ठीक है, अपना आप ऑफ करिए, दूसरे पे आते हैं। ओम गिरी जी, दिमाग में कुछ बैठा है? हाँ जी, दिमाग में कुछ बैठा? थोड़ा बहुत तो बैठा है जी, पूछिए। थोड़ा बहुत बैठा। उत्तर में कौन कौन से राज्य थे? जी, उत्तर में? उत्तर में थे सर काम्बोज और गांधार। हाँ ठीक है। और दक्षिण में एकमात्र कौन था? काम्बोज। अक्षर। अक्षर। अशक ना? अक्षर। हाँ, जिसका अक्षर। राजधानी जो पोतन या पाटन थी। ठीक है। जी। अच्छा, आप लोगों में से जिसको इच्छा हो कि हमसे कुछ 2-4 पूछिए तो थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ उठाइए मतलब अपना रेज हैंड करिए, तो मैं पूछूं 2-4 लोगों से जिसको लग रहा है। रितु, गौरव, तोमर, केएम, अल्पना, ऋषि। अच्छा ठीक है, ऋषि मैं बस भूगोल पूछ रहा हूँ, वही बताइए आप ना। चेदी की स्थिति, चेदी की स्थिति। बाकी लोग शांत रहिए, एक एक लोग को बोलेंगे। चेद, बुंदेलखंड, गुड। और बच्चा पांचाल वाला क्षेत्र? क्या सर? पांचाल वाला क्षेत्र? बरेली। रुको, एक एक आदमी को बोलने दो। पांचाल वाला क्षेत्र क्या होगा? सर बरेली रुहेलखंड में। रुहेलखंड ना? हाँ ठीक है। अच्छा बताइए, दक्षिण में एकमात्र राज्य किस नदी पर था? सर गोदावरी नदी। क्या नाम था उसका? गोदावरी नदी सर। और राज्य का क्या नाम था? सर पाटन। अस्सक। अस्सक, उसकी राजधानी पोतन या पाटन थी। यस। हाँ राजधानी हम अभी पूछ भी नहीं रहे, राजधानी ऐसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा है ऋषि। अल्पना? चलो, सूरसेन? सूरसेन कौन सा स्टेट पड़ेगा? अपना म्यूट किया है तो कैसे आवाज आएगी? राजमंडल। म्यूट अभी ऑन नहीं हुआ, तो आपका म्यूट ही है। अच्छा आप ठीक करिए, तब तक मैं देखता हूँ। गौरव, गौरव। यस सर, यस सर। उन 2 साहित्य का नाम बताइए जिसमें सबसे पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक है भगवती सर, एक पता नहीं सर। एक अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का भगवती है और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। हाँ ठीक है। गौरव, नेपाल में कौन कौन सा क्षेत्र था? नेपाल में 2 थे सर। रुको रुको, एक एक आदमी को बोलने दो, मैं आ रहा हूँ। सब पे जो भी हाथ उठाएंगे मैं सब पर कोशिश करूंगा, आऊंगा। सर नेपाल में एक तो लिच्ची था सर, और एक पावापुरी कुशीनगर। गौरव अपना थोड़ा आप वीडियो ऑन कर लेते हैं तो मैं समझ पाता आप बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 लोग बोलने लग रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। बाकी लोग नहीं बोलिए, थोड़ा सा सब लोगों से हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम हमसे भी पूछा जा सकता है। बाकी लोग नहीं, एक एक लोग उत्तर दीजिए तो उससे अच्छा लगेगा, और सब लोग उसको एक तरह से रीडिंग कैपेसिटी में आइए ना।
करो अगर पूछेगा कि जीवक जो राज्य वैद था वो किस स्टेट का था तो क्या बताएंगे आप? मगध का सर। एक एक आदमी उनको बोलने चाहिए, गौरव को बोलने चाहिए। कहाँ का? मगध 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 का। हाँ ठीक है, चलिए अगला आते हैं। गौरव, वत्स का क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? वत्स का सर प्रयागराज। रुको, सर, बीच में नहीं बोलने दो उस बच्चे को। सर प्रयागराज सर, प्रयागराज 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 वाला क्षेत्र ना? यस सर। हाँ, प्रयागराज वाला क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब पांचाल वाला क्षेत्र वर्तमान का क्या है? बरेली सर। बरेली वाला क्षेत्र, ठीक है। रोहिलखंड बरेली। हाँ ठीक है, ठीक है, मोटी मोटी चीज दिमाग में आ रही, इतना याद होगा तो हो जाएगा। रुचि, जी सर। चलो बताओ तो कंबोज वाला क्षेत्र कौन सा होगा वर्तमान में? कौन सा कश्मीर में। स्टेट होगा? कश्मीर। कश्मीर वाला क्षेत्र ना? जी। और गांधार वाला? गांधार से पेशावर। पेशावर। पेशावर एक एक आदमी को बोलने दो, मौका हम आ रहे हैं। कभी कभी जब आता है बचता नहीं है ना। ठीक है, स्वाभाविक है, इसमें कोई इतना नहीं कि आप कोई अपराध कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बचाएंगे। इससे क्या होगा, सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी तो सम्मिलित बाजा में मजा नहीं आता। हाँ, पेशावर वाला क्षेत्र ना? अच्छा बताओ, कौन से राज्य की राजधानी सुक्तिमती थी? चेदी था, आई थिंक। चेदी। चेदी से। और चेदी वर्तमान में कौन सा स्टेट है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। हाँ ठीक है, चलो अल्पना, अब आप तैयार हो बताने के लिए? और किसी को इच्छा लग रही है कि हमसे भी पूछ लिया जाए कुछ, दो चार क्वेश्चन? आप अपना म्यूट नहीं खोल पा रहे हो। आप कर दीजिए सर। खोलना पड़ेगा इसको, शुरू। हो गया, खुल गया। हाँ खुल गया। सुन पा रहे हो आप? अच्छा ध्यान से एक प्रश्न बताना, उत्तर भारत में कुल कितने महानगर थे? अब आज बीच में कोई बोलेगा नहीं तो उस पर महाभियोग चलेगा। आर्टिकल 60। कुल कितने महानगर थे उत्तर भारत में? बहुत स्लो आवाज आ रही है। 15। चिल्ला के बोलो, लोग राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है। 15 ना? हाँ ठीक है, चलो बताओ, एकदम पूरब में कौन सा राज्य था? अंग। अंग, गुड। पश्चिम में? अवंती। अवंती। दक्षिण में? अस्मक। और उत्तर में? गांधार और गांधार कम्बोज। गांधार की गांधार? गांधार कम्बोज। हाँ, गांधार कम्बोज, वो दोनों उत्तर में थे। तक्षशिला इसमें से किसका भाग था? गांधार का। पहला विश्वविद्यालय वही था। हाँ, पहला विश्वविद्यालय जो है वो मुख्य रूप से वही था। चलिए, और किसी को इच्छा कर रही कुछ पूछ लिया जाए उससे? और कोई महापुरुष हैं जिनको लग रहा है कि हमसे भी कुछ थोड़ा पूछ लिया जाए? अब किसी का बताने का मन नहीं कर रहा है? कल्पना हो गया आपका? हाँ रितु, आपने कुछ बताया? चलो बताओ, मत्स्य की राजधानी बताओ। वीडियो ऑन कर लो थोड़ा सा, उससे ना कम्युनिकेशन बेहतर होता है। अगर कोई दिक्कत ना हो। विराटनगर। हाँ, कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग ऑन कर लिया कीजिए, कुछ ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई के ही हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। विराटनगर ना? अच्छा बताओ, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। हाँ गुड। और सूरसेन की? मथुरा। अरे बताने तो एक लोगों। मथुरा ना? अच्छा बताओ, अवंती की 2 राजधानी थी। उज्जैनी थी, महिष्मती। महिष्मती थी, तो ठीक तो है। इसका मतलब बस इतना ही आता है,
पेपर खोल के देखोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। पेपर अगर आप निकाल के देखेंगे तो इससे कुछ नहीं आता। बस हुआ क्या, 5-10 मिनट पूछ लेने का फायदा ये हो जाता है कि आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और देखिए हर व्यक्ति में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये इच्छा जरूर होती है कि हम बताएं ना, और हम सही बताएं, अच्छा बताएं, सबसे अच्छा बताएं। तो कम से कम हमारा 5-10 मिनट दिमाग जो है बेहतर करने के लिए लगभग खोज में था ना। अब कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो सबके लिए तो क्लास नहीं हो पाती है ना। अब नहीं अच्छा हो पाती तो नहीं अच्छा हो पाती, क्या किया जाए। लेकिन जितने लड़कों ने बताया लगभग संतोषजनक स्थिति में बताया। गौरव आपका हो गया, कुछ बताया था आपने? यस सर। गौरव कुमार, यस सर, बताया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलिए हेडिंग आइए, मगध साम्राज्य का उद्भव। यहां से थोड़ा तेज करेंगे। तो मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश है, बस आप अंडरलाइन करते जाइए। पहले राजवंश को क्या कहते हैं? हर्यक राजवंश। और ये जो हर्यक राजवंश है, इस हर्यक राजवंश की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा हुई? बिंबिसार। यानी इस परंपरा का जो पहला शासक है उसका नाम बिंबिसार। अब बिंबिसार ने देखिए किया क्या क्या। पहला काम उसका, उसने राजगृह या गिरिब्रज को राजधानी बनाई। तो पहला काम उसकी राजधानी। फिर उसने क्या किया कि अपने समकालीन कई राजाओं से जैसे उसने विवाह किया। जैसे महाकौशल है, उसकी बहन जो है उसका नाम क्या है? महाकोशला है। उसने महाकोशला से विवाह किया, और महाकोशला से जब विवाह किया तो पूरा काशी उसको दहेज में मिल गया। तो ऐसी शादी तो बड़ी अच्छी है ना। तो इस तरह से विवाह के माध्यम से उसने साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। और इसकी जो वैवाहिक नीति है, ये भारत का पहला ऐसा शासक है जो साम्राज्यिक नीति में विवाह की नीति को शामिल करेगा। और उससे क्या होगा कि विवाह नीति से 2 फायदा होता है। अब बताइए, काशी मिल गया, और काशी मिल गया और लड़ाई झगड़ा कितना हुआ? लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? कुछ। तो एनर्जी कितनी गई? 0। और उसके बाद क्या है कि आराम से प्यार से बुलाए भी लोग होंगे, बारात भी हुई होगी, दूल्हा की विदाई भी हो रही है, और हम दामाद भी बन गए। तो हमारा जो व्यय हुआ कितना हुआ? हमारा व्यय जो हुआ वो 0 हुआ ना। हमारा इनपुट हमारा 100 हुआ, 0 हुआ, और आउटपुट 200 हो गया जी। आउटपुट ससुर की शक्ति के अनुसार। क्यों? वो ससुर कैसा है उसके अनुसार। वहां पर ससुर तगड़ा है, उसने पूरा काशी उठा के दे दिया। ये बहुत बेहतर रणनीति है जिसमें संघर्ष भी ना हो और रक्त भी ना बहे, साम्राज्य का विस्तार हो जाए। और ऐसे रिलेशन क्या होते हैं कि अस्थायित्व को भी पाते हैं। जहां विवाह संबंध होगा वहां पर क्या होगा? अस्थायित्व भी बहुत बेहतर होगा। तो बिंबिसार से परंपरा की शुरुआत होती है। बिंबिसार ने राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बुद्ध का ये समकालीन है, और इस रूप में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काम किया। और कल भी आप लोग को पढ़ाए थे कि एक वन है जो वेलू नामक व्यापारी का है। उस वन को खरीद करके बुद्ध को उसने दान में दे दिया, जिसको क्या कहते हैं? वेलुवन उद्यान। और अंत में जो इसका बेटा है अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। तो यानी बिंबिसार का पहला काम क्या होगा? राजधानी का निर्माण। दूसरा, साम्राज्य विस्तार की परंपरा जिसमें विवाह नीति महत्वपूर्ण है। तीसरा, बौद्ध धर्म का वो अनुयायी है, और इस रूप में उसने वेलुवन उद्यान को दान में दिया। और अंत में जो हत्या है, हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। इसका मतलब यहाँ से एक चीज हम लोग और जान गए कि बिंबिसार के बाद शासक कौन बना होगा?
अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के समय का सबसे पहला काम क्या है? एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं इसको 2-3 बार समझा दूंगा। एक गांव है जिसका नाम है पाटली ग्राम। तो पाटली ग्राम की स्थापना किसने करी? अजातशत्रु ने। पाटली ग्राम की बात हम कह रहे हैं ना। और उदयन जो है, उदयन के समय यही पाटली ग्राम अब क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया और राजधानी बना। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गाइड वाइड में सीधे लिख दिए हैं सब कि पाटलिपुत्र को राजधानी अजातशत्रु ने बनाया। नहीं, पाटली ग्राम की स्थापना किसने करी? अजातशत्रु ने। और पाटलिपुत्र किसके समय बना? उदयन के समय। तो इसको ध्यान रखिएगा, पाटली ग्राम पूछेगा तो अलग उत्तर होगा, पाटलिपुत्र पूछेगा तो अलग उत्तर होगा। पाटली ग्राम पूछेगा तो अजातशत्रु, और पाटलिपुत्र पूछेगा तो उदयन। ये महत्वपूर्ण रूप से अंतर है। फिर इसने क्या किया कि नए नए हथियारों की खोज किया। तो हम रससूलक कहते हैं, महाकंटक कहते हैं। अगर ये अस्त्र शस्त्र आपको न समझ में आ रहे हो तो क्या है, बाहुबली पिक्चर में देखिए, वो नहीं पत्थर नहीं फेंकते हैं सब मशीन से। हाँ, तो वो जो पत्थर फेंकने वाली मशीन है उसी को रथसूलक का महाकंटक कह रहा है। यानी आधुनिक युग में जो तोप है वो तोपखाना का एक तरह से पूर्ववर्ती रूप। और ये जो लड़ाई लड़ता है, इसको जो लिच्छवी वंश है, सबको तो जीतेगा, लेकिन लिच्छवियों को हराने में लगभग इसको 16 वर्ष लग जाते हैं। तो पूछेगा कि किस शक्ति को हराने में इसको 16 वर्ष लगे, तो 16 वर्ष लिच्छवियों को हराने में इसको लग गया। और जैसे तुलसीदास क्या लिखे हैं, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। इसने अपने पिता की हत्या की थी, उदय ने अपने पिता की हत्या कर दी। ना? इसका मतलब क्या है कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उसके बेटे ने कर दी, जिसका नाम क्या है? उदयन। अब ये जो उदयन है, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या समझाए थे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पहला काम, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए। लेकिन ये परंपरा बहुत अधिक नहीं चली, और इस परंपरा का अंतिम शासक नागदशक है। और इसी को मार करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। इसने राजधानी बदला वैशाली, लेकिन ये भी अधिक नहीं चला। और इसी परंपरा में कौन आया? नंद वंश। और नंद वंश में एक शासक कौन है? घनानंद। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये नंद परंपरा का एक शासक है, ये घनानंद है। ये कौटिल्य है। किसी का ईयरफोन आवाज आ सब लोग देखिए अपना थोड़ा ईयरफोन देखिए। हाँ, काफी देर से कर रहा है। गौरव भैया, कुमार गौरव भैया कुमार म्यूट कर लीजिए। भैया। प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए, दिक्कत हो रही है। गौरव भैया म्यूट कर लीजिए। सर सुन नहीं रहे हैं आप। ओमगिरी म्यूट कर हमने तो कर लिया था, गौरव तोमर ने ओमगिरी म्यूट गौरव तोमर जी शायद आपको खुला है क्या? म्यूट कर लीजिए। कर लिया। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नंद वंश है, अब देखिए यहाँ से कहानी ये होती पूरा एकदम फिल्मी ड्रामा की तरह से। अब यहाँ से हम लोग कौन से वंश में प्रवेश करने जा रहे हैं? मौर्य वंश में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो माना ये जाता है कि कौटिल्य ने, घनानंद ने किसी अवसर पर कौटिल्य का अपमान किया, और यहीं पर कौटिल्य ने कसम खाई। पता नहीं चोटी बांधा था कि खोला था?
खोल दिया था। खोला था बोला था बाद में बांधने बांधेंगे। की कसम खाई थी, बांधने की तो कसम खाई उसने थी बोला इसने। कि ऐसा है, उसने चैलेंज किया था कि ऐसा है कि घनानंद तुम्हारी शक्ति का मैं विनाश करूंगा। एकदम कृष्ण भगवान की तरह कसम खाया कि तुम्हारी तुम्हारे शक्ति का साम्राज्य विनाश का विनाश करूंगा, कर दो। और ये भी है कि शस्त्र में नहीं उठाऊंगा। राजनीति चाल। हाँ, मैं एक घटना छोटी सी बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कुछ आपको सीखने को उससे मिलेगा, इतिहास में परीक्षा में नहीं आएगा वो। अंतिम दिनों की बात है, जब घनानंद को, वो तो हमेशा ज्यादातर मद्यपान करता था, शराब के नशे में रहता था। तो जब घनानंद की सेना हार गई, भद्रसाल जो सरेंडर कर देता है, तो फिर ये लोग राजमहल में आते हैं और घनानंद को समाप्त करने के लिए। तो घनानंद को समाप्त करने के लिए तो फिर राजमहल से उस समय जो ये होती थी, गुप्तचर होती थी, लड़कियां ज्यादा होती थी और उनको विषकन्या कहते थे। तो विषकन्याओं ने घनानंद को बाहर निकाल के ले आई, और कौटिल्य खड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा है। अब क्योंकि गुरु का अपमान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का अपमान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत गुस्सा होता है और तलवार निकालता है कि घनानंद को मार देंगे। कौटिल्य ने वहां पर क्या किया, तुरंत उसका तलवार पकड़ा। उसने क्या कहा, देखिए क्यों, ऐसा नहीं है, लोग अच्छे होते हैं तो उसके पीछे कारण भी होता है। तुरंत कौटिल्य ने एक बात कही कि वत्स, पूरा भारत तुम्हारा, एक से बढ़कर एक योद्धा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम घनानंद को मारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को यहाँ व्यर्थ मत करो। भारत में एक से एक वीर लड़ाके तुमको मिलेंगे, तुम वहां पर ऊर्जा करना, उसको नहीं मारने दिया। विषकन्याओं ने ही उसको घसीट के मार दिया। कहने का मतलब ये है कि जो आप फालतू लड़ाई में दौड़ते हैं ना, वो दौड़ा कीजिए, अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ पे ऊर्जा व्यतीत करना है, कहाँ पे ऊर्जा नहीं व्यतीत करना है। आप भी कभी कभी क्या होता है कि जहां पर ऊर्जा लगाने की नहीं जरूरत है वहां पर ऊर्जा लगा देते हैं, और जहां पर नहीं लगाना है वहां पर लगाएंगे, तो जहां पर लगाना है वहां पर ऊर्जा कम हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कहा कि ऐसा है, आप यहां से ऊर्जा मत लगाइए, और हम इससे खुश भी नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि उसका टारगेट बहुत लंबा है, छोटा मोटा पे हम संतुष्ट होने वाले नहीं। हमको पूरा भारत का एकीकरण करना है। और आप इतिहास पढ़िएगा, पूरे भारत में तब से लेके आज तक सबसे अधिक भारत की सीमा किसके समय थी, चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग ईरान तक थे, मौर्य वंश के। लोग अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमा थी, मौर्य वंश की थी, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। उतनी सीमा फिर कोई नहीं बना पाया। तो उसमें बहुत कुछ योगदान चंद्रगुप्त मौर्य का है, तो बहुत कुछ योगदान कौटिल्य का भी। दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत बेहतर। नहीं, और ये भी है कि बस कौटिल्य से काम नहीं चलेगा, बस पढ़ाने वाले की ही क्षमता निर्भर नहीं करती है, पढ़ने वाले को भी चंद्रगुप्त मौर्य बनना पड़ता है। भाई ये भी है ना कि आपके पास भी तो डेडिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए हम पढ़ाने को बहुत अच्छा पढ़ाएं आपको, और आप मेहनत न करें, तो फिर सारा चीज हमारा व्यर्थ है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बेहतर होता है ना, और ये भी है कि हमारी एक लिमिटेशन है, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमको हिट कराना है तो आपकी मेहनत ही हमको हिट कराएगी, हमारी मेहनत हमको हिट नहीं कराती। अंत में उसका कैरियर कौन है, वाहक कौन है, वो आप हैं। तो उसी तरह से उसने दिशा निर्देशन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार एक अखिल भारतीय राज्य या साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं क्या, मौर्य साम्राज्य कहते हैं। तो हर्यक वंश का इतिहास आता है, फिर सीधे सीधे घनानंद का इतिहास आता है, उसके बाद मौर्य आ जाता है। बीच का इतिहास बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है, वहां पर वो बहुत आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि हाँ ये इतिहास आपका महत्वपूर्ण है। तो सामान्य सा इतिहास रहता है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब कौन सी वंश की स्थापना होगी,
अब स्थापना होगी मौर्य मौर्य वंश। वंश ना। मौर्य वंश को किस नाम से जाना जाता है? मौर्य वंश को भारत का पहला क्या बोलते हैं? पहला इसको ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ऐतिहासिक राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे और पहली बार पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे। अब थोड़ा इसको देखिए ऐसे, जैसे इंडस वैली में क्या था? पुरातात्विक था लेकिन साहित्यिक नहीं था। और वैदिक में साहित्यिक था और पुरातात्विक नहीं था। दोनों अपूर्ण है कि नहीं अपूर्ण है? वैदिक में ये नहीं है, इंडस में ये नहीं है। तो पहली बार ऐसा शासन जहां पर हमारा साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है, और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पुष्ट भी करते हैं। कंपैरेटिव इतिहास हो जाता है, इससे प्रामाणिक होने का चांस ज्यादा होता है। पुरातत्व में हो सकता है कि जो हम पढ़े वो ठीक न पढ़ पाए। साहित्य में होता है कि हो सकता है कि पूर्वाग्रह से लिखा गया हो। दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? जस्टिफाई कर दें, काम हमारा आसान हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर दीजिए। अब दोनों जस्टिफाई कर देंगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पूछेगा किस वंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? तो मौर्य वंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। इसका मतलब कि मौर्य वंश का जो इतिहास हम पढ़ेंगे इसमें इनका स्रोत जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। स्रोत हमको ज्यादा महत्वपूर्ण लेना पड़ेगा। तो चलिए स्रोतों पर बात करते हैं। मौर्य काल के इतिहास के स्रोत पहले हम लोग देखते हैं देसी साहित्य में। देसी साहित्य में सबसे पहला रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। इस रचना से क्या पता चलता है? आरंभिक जीवन की चर्चा पता चलती है कि इसका माता का नाम क्या था? मूरा। अब मूरा से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मौर्य कहा गया। क्वेश्चन कैसे आएगा? ज्यादातर रचना आती है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा मुद्रा राक्षस किसकी रचना। और दूसरी जो रचना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, से खूब क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। रचनाकार कौन? कौटिल्य। विषय देखिए, किताब का नाम अर्थशास्त्र और विषय क्या है? प्रशासन और राजनीति। भाषा संस्कृत। कितने भाग हैं? 15। पांडुलिपि किसने खोजी? शर्मा शास्त्री ने। कब खोजी? 1925 में। और इसमें जो 6वां भाग है उसमें राज्य को चलाने के लिए 7 बात कही गई है, और ये जो बात कही गई है उसी को कहा जाता है क्या? सप्तांग। जैसे यहाँ पर ये माना गया है कि राज्य क्या है? राज्य एक शरीर। तो जैसे शरीर को चलाने के लिए अंगों की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही राज्य को चलाने के लिए भी 7 अंगों की आवश्यकता होती है। वो जैसे 7 अंग कौन कौन है? देखिए, एक अंग के रूप में राजा काम करता है, अमात्य माने मंत्री काम करते हैं, जनपद काम करते हैं, दुर्ग माने किला काम करता है, कोष माने पैसा काम करता है, दंड माने न्याय काम करता है, मित्र माने उसका दोस्त। तो ये क्या है? ये सब किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 तत्व हैं, और 7 तत्व हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सप्तांग अवधारणा है। 7 तत्व हैं, इसीलिए इसको सप्तांग अवधारणा के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार देखिए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन? कौटिल्य। कौटिल्य। विषय वस्तु इसकी प्रशासन और राजनीति। प्रशासन और राजनीति इसका विषय वस्तु। भाषा पूछेगा तो संस्कृत। कितने भाग में? 15। पहली पांडुलिपि शर्मा शास्त्री ने 1925 में। 6वें भाग में राज्य के लिए आवश्यक तत्व तो बताए गए। इनकी संख्या कितनी है? 7। इन्हीं को बोला गया सप्तांग अवधारणा, और ये सप्तांग अवधारणा के बारे में चर्चा यहाँ पर। ठीक है, अब जो अगला साहित्य है जिसको हम विदेशी साहित्य कहते हैं, विदेशी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहासकार है कौन है? मेगस्थनीज। इसकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। अब इंडिका पे क्वेश्चन तरह तरह से आते हैं, तो उसको थोड़ा हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बताइए, परंपरागत रूप से भारत का समाज कितने भागों में बटा था? ट्रेडिशनली 4 भाग। 4 भाग में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये चूंकि मेगस्थनीज विदेशी है, ये समझ नहीं पाता है। ये कहता है कि समाज कितने भाग में बटा था? 7 भाग में। कौन कौन? तो कहता है कि सबसे ऊपर कौन थे? दार्शनिक। और हमको पर्टिकुलरली लगता है, हमारा अपना निजी विचार है, तो हमको लगता है वो सही है। दुनिया में सबसे अधिक दार्शनिक कहाँ है? भारत में। किसी से पूछिए किसी समस्या को, तो हर व्यक्ति को दूसरे की समस्या का पता है कि कैसे समाधान होगा, अपनी समस्या को छोड़ के। किसी से पूछ लीजिए कैसे जीएसवा पढ़े, बता देगा खटाखटाई 400 किताब पढ़ लो, ये चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो, वो ले लो, क्वेश्चन पेपर ले लो, उसको सॉल्व कर लेना, बस जीएस में कुछ है नहीं। हाँ, और अपने ही हाथ धर के पढ़ता रही, बाप रे बाप, आज तक न इतिहास समझ में आया, इकोनॉमिक्स आती नहीं है, भूगोल समझ में नहीं आता है, साइंस का तो क्या बताएं, भगवान से 36 का रिश्ता है। लेकिन आपको वो बता देगा। हाँ, लोगों को घर चलाने नहीं आता है, अगर ये आते ऐसे मोदिया चला नहीं पा रहा है। हाँ, आप घर नहीं चला पा रहे हैं, आप कोई देश चला रहा है, तो संकट तो आएगा ना। मैं एक बात मैं कर रहा हूँ कि सबके पास क्या है? किसी भी समस्या का समाधान है, अपनी समस्या का समाधान उसके पास नहीं ना। जिसको देखिए अरे जीवन में कुछ है नहीं, आप लूटने के लिए एकदम तैयार है। नंबर 1 पर कौन हो गए? दार्शनिक। चलिए, नंबर 2 पर कौन हो गया? कृषक। तीसरा पशुपालक। चौथा व्यापारी। छठा योद्धा। छठवां निरीक्षक। और 7वां कौन है? मंत्री। कभी कभी क्वेश्चन में क्रमांक भी पूछ लेता है। एक तो ये पूछ ही लेगा समाज कितने भाग में बांटा है? 7। 4 की जगह 7 क्रमांक पूछ लेगा। तो सबसे ऊपर कौन है? दार्शनिक। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ध्यान से, तो ये अर्थव्यवस्था ही है कि नहीं? क्यों? पहले कृषि, फिर पशुपालन, और फिर व्यापार वाणिज्य। पहले दार्शनिक है, फिर कृषक है, पशुपालक है, व्यापारी है। इधर देखिए, अब प्रशासन वाले आ गए। ये योद्धा, लड़ने वाले, निरीक्षण करने वाले, सबसे अंत में कौन है? मंत्री। तो कभी कभी क्रमांक भी आता है, तो क्रमांक भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो पूछेगा कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने भागों में बटा था, तो क्या बताएंगे? 7 भागों में। सर सात लेकिन भाग। आजकल तो कृषक और पशुपालन 7 दोनों भाग। एक ही हो गए हैं। क्या भैया? सर कृषक और पशुपालन तो आजकल एक ही ग्रुप में हो गए हैं। हाँ वो ठीक है, उसके अनुसार ना वो पशुपालकों में ना पशुपालक को भी रख देगा, शिकारी को भी रख देगा, हाँ सबको उसमें रख देगा। फिर देखिए वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी ना, वो गलत बोलेगा। इसलिए कि जो मनु है वो दास प्रथा का विवरण देते हैं, नारद दास प्रथा का विवरण देते हैं, स्वयं कौटिल्य या चाणक्य वो भी दास प्रथा का विवरण देता है। इसका विवरण ये पूरी तरह से सही नहीं है। फिर बोलता है कि भारत के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं। फिर वो बोलता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। अब देखिए वो समझ नहीं पा रहा है। ये बताइए कि अगर अकाल नहीं पड़ता था तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में राज्य छोड़ करके क्यों चला गया था? क्योंकि उसके वर्ष जीवन में 12 वर्षों का क्या पड़ा था? अकाल। तभी तो गया था। विदेश से आया है ना तो समझ नहीं पा रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थे तो इसको पढ़ रहे थे, तो इसमें एक जगह लिखा कि मेगास्थनीज ने कि भारत के लोग सोने की थाली में खाते थे। अब मेरा माथा बड़ा ठनका कि भारत में कौन सा स्टेट ऐसा है कि सोने की थाली में सब लोग खाते हैं। हाँ और चला जाए वहीं चला जाए, देखा जाए खाने वहीं बैठा जाए, एक थाली लेके अपना किस्सा किया जाएगा। फिर वो अगली लाइन लिखता है कि भारत के लोग सोने की थाली में खाते थे और थाली को फेंक देते थे। अब हमको समझ में आ गया कि ये बुड़बक जो है हम लोग के पत्तल की बात कर रहा है। पत्तल का रंग भी एकदम पीला होता है, क्यों? और सोने का रंग भी लगभग क्या होता है? पीला होता है। क्योंकि जब उसने बोला ना कि खाने के बाद फेंक देते हैं तब तुरंत मेरा दिमाग स्ट्राइक कर गया कि ये विदेश क्या है, समझ नहीं पा रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? नहीं तो कई लोग को फिर जो म्यूट है फिर वो कर नहीं रहे हैं, उसी में फिर भी चाय बन रही है, तो मैं क्या करूं बताओ तुम लोग। जब हम लोग पूरा जोर लगाते हैं तो सब लोग म्यूट कर देते हैं, उसके बाद फिर ऑन कर लेते हैं, तो फिर पढ़ाई का तो डिस्टर्ब ऐसे हो जाएगा ना। और तुम लोगों को नहीं लगता मेरा भी कान खराब होने की स्थिति में पहुंच जाता है ना? प्लीज एक बार थोड़ा 2-4 मिनट के लिए और बंद कर लीजिए, फिर 24 घंटा हमसे मुक्ति रहेगी आपकी। देखो अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सब बंद कर लिए। चलो ठीक है, तो अभी देखो वो क्या कर रहा है, जब वो ये बोला ना कि खाने के बाद फेंक देते हैं तो अब समझ में आ गया ना कि पत्तल की बात कर रहा है। थोड़ा एक और विवरण इसका देखो, ये बोलता है कि भारत में सोना ढोने का काम चींटियां करती थी। ये बताओ चींटी सोना ढोएगी? नहीं। और इसका एक दोस्त है ना, वो इतना झूठा है, वो लिखता है कि हाँ हमने ऐसी चींटियों की खाल देखी थी। नहीं, ये वास्तविकता क्या थी? कुत्ता ढोने का सोना ढोने का काम हमेशा कुत्ते करते हैं। तो कुत्ता अगर पहाड़ पर है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो कैसा लगेगा वो? उसकी आकार तो छोटे लगेंगे। कहने का मतलब ये है, ये घर में बैठ कर के इतिहास लिख रहा है गधा, साइट पर जाके नहीं लिख रहा। तो जब आप कमरा बंद करके पूरे भारत का इतिहास लिखेंगे तो भारत के लोगों को तो चेहरा देख के नहीं समझ में आता है कि कौन है ये ना। किसी को देखेंगे तो लगेगा बड़ा समझदार है, मुंह खोलेगा तो लगेगा कौवा है, एकदम बेवकूफ है। नहीं, कुछ लोग देखने में एकदम पगलेट जैसा लगते हैं, बाद में निकलता है कि संत हैं। हम लोग के तो ऐसे इतना आसान नहीं कि हम लोग को समझना, हम लोग को तो भगवान नहीं समझ में आया है, इसलिए 10 बार वो अवतार लिया। किसी देश में 10 बार अवतार लिया हो तो बताओ? किसी धर्म में अगर भगवान का 9 बार 10 बार अवतार हुआ तो बताइए, इतना अवतार क्यों ज्यादा हुआ? पहली बार आया, हम लोग को समझने की कोशिश किया, नहीं समझ पाया। दूसरी बार आज तक वो न समझ में आया।
और इतना डिस्टर्ब है ना कि अब आने की हिम्मतें नहीं कर रहा है। उसको मालूम है कि दुनिया के सब लोगों को समझ लेंगे, भारत वालों को नहीं समझ पाएंगे। कर लीजिए। भाई साहब लोग, आप लोग थोड़ा म्यूट करके रखिए तो। ओप्पो F31 म्यूट कर लीजिए भैया, जो भी हो। ओप्पो हाँ, चलिए। अरे धन्यवाद यार, तो पहले ही कहानी कर लिए तुम। कर लिया करिए, तो थोड़ा पढ़ाई में बड़ा आनंद आता है, पढ़ाने में तो और आनंद आता है, लेकिन ये सब चीजें होती है तो मजा नहीं आता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कहने का कुल मतलब क्या है कि ये चूंकि विदेशी है और बहुत लगाव नहीं रखता है, इसके विवरण कई गलत हो जाएंगे, लेकिन चूंकि विदेशी है तो सब माफ है। नहीं, मान लीजिए हम ही लोग को बोल दिया जाए कि जाइए और चाइना में बस 5 लोगों का नाम पूछ के आइएगा, 5 लोगों का नाम लिख के आइएगा, तो हम लोग एक आदमी का नाम बता पाएंगे? वो कुछ बोलेंगे तो हम लोग को ये लगा तुंग तांग चुंग, पुंग पांग पुंग। नहीं, आप बताओ कोई भी लड़का या लड़की इसमें ऐसा है जो चाइनीज में पिक्चर और 10 मिनट देखा हो? मैंने कोशिश किया कई बार देखने का, वो किसी का डायलॉग कुछ अंतर नहीं समझ, सब जो भी बोला पता चले कि कुछ नहीं समझ में आता कि आखिरकार कुछ फोनेटिक्स में क्या अंतर है, कैसे अंतर है। तो वो कुछ भी बोलेगा नाम तो हम लोगों को कुछ समझ में आएगा? या तो फिर वहां से रहिए, वहां लोगों की भाषा सुनिए, समझिए, 4 लोगों से सीखने का प्रयास करिए, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया ली पुंग बोल रहे हैं वो। सर यही उन लोगों के साथ होता होगा। एकदम होता होगा, किसी भी दूसरी Same संस्कृति में condition। जाओगे, किसी भी दूसरी संस्कृति में जाओगे तो फर्क तो पड़ेगा ना जी। हाँ, बस ये है कि 2 चीजें हैं। भारत और ब्रिटिश की एक बड़ी विशेषता है, भारत और ब्रिटिश का उच्चारण बड़ा साफ है। भारत के लोगों का, ब्रिटिशर्स का उच्चारण बहुत साफ है, तो हम लोगों की बात साफ साफ समझ में आती है। इंग्लिश तो अमेरिका वाले भी बोलते हैं, इंग्लिश ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं, अमेरिका की इंग्लिश समझ में आती है? जैसे लगता है मच्छर भी मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की तो बिल्कुल नहीं आती। नहीं आएगी। माइकल जैक्सन गाता था, लोग बहुत कहते बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा गाता था। हमको तो कई बार हम उसका जैसे टीवी पे लाइव देखे तो हमको लगा कि उसको मिर्गी उर्गी आ रही है, ले गए ऐसे पीछे से अपना चला, जैसे लगा कोई मिर्गी उर्गी आई है क्या इसको, दौरा पड़ा हुआ है। और उसकी लिंग्विस्टिक लिपस्टिक भी साफ नहीं होती थी, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश थी। उच्चारण के मामले में हम लोगों को ब्रिटिशर्स इंग्लिश सुनिए, उनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा होता है, उनकी लिंग्विस्टिक लिपस्टिक बहुत अच्छी है, हम लोगों का भी वही चाहिए। तो चाइनीज अगर इंग्लिश बोलते तब तो और भगवान मालिक है उसका। चाइना वाले इंग्लिश बोले तो उनका और भगवान मालिक है, कहने का उनका फोनेटिक्स थोड़ी अलग है। तो वो चीज संभव तब है जब आप भारत के लोगों का गहराई से अध्ययन करिए। जैसे भारत में जैसे एक आदमी जा रहा है, उसके गले में क्या है? सांप है, उसने कपड़ा नहीं पहना है, तो अगर आप गहराई से नहीं देखेंगे तो कहेंगे भारत में लोग पगलेट हैं, नंगे रहते हैं, सांप लेके घूमते हैं, सपेरा है, लुटेरा है। जब ध्यान से देखेंगे तो बाद में पता चला कि यही नागानंद है। क्यों याद आ रहा ना, मिलिंद पढ़ो, नागसेन और मीनांडर का संवाद, तो यही घटना न हुई। तो अब बताइए कि अगर उनको आप बहुत बेहतर तरीके से या सकारात्मक तरीके से नहीं देखेंगे तो कहेंगे कि भारत वाले पगलेट हैं, नंगे रहते हैं। नंगा से मत सोचिए, पहले तो भारत वाला नंगा रहता ही नहीं है, वो उसकी सोच इतनी व्यापक है कि वो ये मान के चलता है कि आकाश ही हमारा वस्त्र है। नंगा तो आपकी सोच है ना, वो क्या सोच रहा है कि आकाश ही हमारे क्या है? वस्त्र के समान है। तो अब बताइए वो नंगा रहता है? नहीं, सोचने का फर्क है। तो अब इतने व्यापक सोच वाले को और अगर आप नहीं ढंग से सोचेंगे तो गलती तो आपसे होगी ना, गलती आपसे होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी। तो इस रूप में इस चीज को देखना है कि उसके विवरण से गलती होगी। हालांकि आप में बहुत टिपिकल नहीं करेगा, इतना आप याद करके रखिए कि मेगास्थनीज की रचना कौन है? इंडिका है। और अगर ये क्रम याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि सबसे ऊपर कौन है? दार्शनिक। या ये याद हो जाए कि 4 की जगह पे
7 है। अब तो फिर ये स्टार्ट किया 31 और फिर जो है दिक्कत होने लगी। वो शायद सर वेल्डिंग का भाई काम करता फिर है। स्टार्ट हो गया सर। हाँ भैया देखिए, इसका मतलब आप अपना ईयरफोन बदल लीजिए। हम लोग आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, बस आप ईयरफोन थोड़ा एक अच्छा सा ले लीजिए, नहीं तो किसी का चुरा लीजिए। यहाँ पर चोरी करना सिखा है। अच्छे काम के लिए चोरी करना चाहिए। हो रहा सर? हैं? अभी भी हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। तो हेडफोन में दिक्कत है। हाँ तो हेडफोन बस थोड़ा सा बस ध्यान रखिए उसका। बस कोई बात कही जा रही है तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि क्लास चलती है, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बाकी आप उसको बदल लीजिए। चलिए हम मुद्दा पे आते हैं। जैसे पूछेगा कि मेगास्थनी ने समाज को कितने भागों में बांटा था, क्या बताएंगे? 7 7 7 7। अचार लगाएंगे तो थप्पड़ खाएंगे। 4 नहीं, नहीं, कितना? 4 7। 7 सबसे ऊपर कौन है? दार्शनिक दार्शनिक। फिर शिक्षक, व्यापारी, ऋषि फिर पालक, पशुपालक फिर व्यापारी, फिर योद्धा, योद्धा फिर निरीक्षक, फिर बताए लो भैया। मंत्री मंत्री। ठीक है। रुचि अपना वीडियो ऑन करिए। रुचि मिश्रा, चलो बताओ तो 7 वर्ग। ऊपर देखिए, नीचे नहीं। दार्शनिक कृषक हाँ पशुपालक नहीं, बोलने दो फिर आ रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ ऋषि आपसे ले आ रहे हैं, बोलिए। नहीं म्यूट है वो, अपना आवाज नहीं किया है आपने ऑन। तो दार्शनिक है, हाँ कृषक, फिर पशुपालक। हाँ, संख्या बोलते जाओ आप, नहीं तो फंसोगे ना। अच्छा, पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी, व्यापारी के बाद कौन आया? योद्धा, पांचवा योद्धा, फिर छठा निरीक्षक, निरीक्षक, सातवां 7वां मंत्री। ना। हाँ ठीक है। ऋषि बताइए। हाँ बताइए। सर दार्शनिक, कृषक, नहीं। पशुपालक, व्यापारी, उसके बाद सर योद्धा योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ऋषि एक बार फिर से क्रमांक के साथ। सर दार्शनिक, कृषक, संख्या नहीं बोल रहे हो, संख्या बोलते जाओ ना। 1 2 3 बोलते जाओ। सर फर्स्ट करके। हाँ सर फर्स्ट में दार्शनिक, सेकंड में कृषक, थर्ड में पशुपालक, फोर्थ में सर भुलवा दिए। फोर्थ में व्यापारी, सिक्स्थ में योद्धा, फिफ्थ में योद्धा और सिक्स्थ में निरीक्षक, सेवंथ में मंत्री। अच्छा चलो बलबीर, थोड़ा एक बार तुम भी बता दो तो। वीडियो ऑन करो अपना। बता दे समय आप लोग वीडियो ऑन कर लिया कि उससे थोड़ा अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ दार्शनिक, कृषि, पशुपालन, व्यापार। संख्या के साथ अभी दूसरे बहुत हंस रहे थे। दार्शनिक, 2 कृषक, तीसरा नंबर 1 दार्शनिक, रुको बोले 2 कृषि, 3 व्यापारी, रुक। हाँ 3 पशुपालन, 4 व्यापारी और 5 योद्धा, 6 निरीक्षक, मंत्री लास्ट। एक बार फिर से बताओ तो। अरे सर फॉर्म में बता देते हैं। दार्शनिक, नहीं लेकिन एक बार क्रमांक नहीं बता रहे, क्रमांक बताओ। दार्शनिक, कृषि, पशुपालन। क्रमांक क्यों नहीं बता रहे हो? बस ऐसे बस रटे हैं, फराठा भाग रहे हैं। क्रमांक बताओ। नंबर 1 है, देखो नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा है कृषि, तीसरा है पशुपालन, चौथा है व्यापारी, 5वां है 6 है निरीक्षक और 7वां है मंत्री। ठीक है। और किसी को बताने की इच्छा, याद हो गया है? और कोई बताना चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ दिलीप जी, मैं तो खोज ही रहा था। दिलीप शर्मा बताइए। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी और 5वां योद्धा और 6वां निरीक्षक
7वां मंत्री। देखिए हो तो गया। बस इसी तरह जोर लगाइए और क्या। अंकिता बताओ। अंकिता वीडियो ऑन कर लो बच्चा। यस यस बताइए। सर फर्स्ट दार्शनिक, सेकंड व्यापारी, फोर्थ व्यापारी। तुम्हारे ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। व्यापारी और योद्धा और निरक्षक मंत्री। आवाज थोड़ा अंकिता आवाज भी थोड़ी कट रही है आपकी। चलिए ठीक है, इसको एकदम रट डालिए ना। ये कठिन चीज नहीं है, लेंदी चीज है। वैसे आई थिंक 3-4 बार करने से जो अच्छे लड़के होंगे बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में और किसी की इच्छा हो तो बता दीजिए, फिर चला जाए अच्छी समापन के साथ, जिसको कॉन्फिडेंस है कि हम बता देंगे। गौरव आपको याद हो गया, आपको दिख रहा है, दूसरे लोगों को मौका दिया। और कौन कौन बताएगा? सर हमें याद। ऋषि तो आप तो बता ही चुके ना। अंशिमा बता दोगे क्या नाम है? यस सर। चलिए बताइए। बस तृप्ति मैं आ रहा हूँ, बस अंशिमा को करता हूँ, आता हूँ। हाँ सर दार्शनिक, कृषक, पशुपालक। तुम लोग क्रमांक क्यों नहीं बोल रहे हो? क्रमांक बोलते जाओ। अच्छा सर सॉरी सर, बोल रहे हैं। 1 दार्शनिक, 2 कृषक, तीसरा है पशुपालक, 4th व्यापारी, 5th योद्धा और 6th है निरीक्षक और 7th है मंत्री। चलिए तृप्ति जल्दी से आप एक बार रिपीट कर दीजिए तो। सर पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक, 7वां मंत्री। देखो योगा इसी को कहते हैं ना। योगा ऐसे करने से, ओम करने से योगा नहीं होता। अब जैसे 7 बताने में पूरी दुनिया अब आपको भूल जा रही है, बस आपको याद है कि हम पहला याद कर, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। योगा उसी को बोलते हैं, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही योगा है। बताते समय जितना सेकंड आप उससे फोकस कर रहे हैं, यही योगा है। तो वही चीज थोड़ा 1-2 बार रिपीट कर देंगे, तैयार हो जाएगा। पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई एक तरह से खेला है, आनंद है। बस अब इसको जिसको आने लगे आनंद उसमें। पिछला जो 2-4 मिनट हम लोगों का गुजरा, और किसी को टेंशन कुछ नहीं है, सबको मजा आ रहा है ना। और देखिए वो लगभग काफी लोगों को याद हो जाएगा। चलिए लास्ट में गौरव तोमर जी हैं, ये बता के फिर समापन हम लोग करते हैं। गौरव तोमर जी बताइए। सातु बताइए, अपना म्यूट किया आपने, खोल लीजिए। सर नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 योद्धा, नंबर 5 पहला मिस्टेक हो गया। नंबर 4 व्यापारी, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 मंत्री। चलिए एक बार फिर से रिपीट करिए। सर नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 व्यापारी, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 मंत्री। ठीक है बलबीर? यस सर। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से पूछना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है। तो पिछले जो 3-4 मिनट हम लोग के बीते, बड़ा मजा आया कि नहीं मजा आया? यस सर। हाँ तो इसी तरह से पढ़ाई को बोझ लेके नहीं करना है, एकदम आनंद लेके करना है। और कल मैंने जो उसको पीडीएफ भेजा था, तो उसमें जो चैप्टर में पढ़ाया था उसमें उसकी स्केचिंग थी, दिखा था कि नहीं? हाँ सर स्केचिंग। हाँ तो उस स्केचिंग से जिसका छूटा है उसको चाहे तो अपना नोट कर लेगा ना। आज का भी सर। हाँ मैं आज का भी भेज दूंगा। तो रोज क्या करिएगा, वही पीडीएफ में भेज दूंगा, तो मैं इसी पीडीएफ को लगा के पढ़ाई दूंगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा पूरा एंसिएंट का पूरा पीडीएफ एक साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रोज का रोज हम ऐसे भेजते जाएंगे। ठीक है, अब बस अब हम लोग कल हेलो हाँ सर, एक बात, टाइम चेंज कर दीजिए सर। 5 बजे यहाँ पे बहुत धूप होती है, हमारे यहाँ नेटवर्क छत पर, और धूप में बैठ के पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा धूप होती है। नहीं आपकी बात एकदम। क्या कर रहे हैं सर? चेंज कर दीजिए सर, 40 की टेम्परेचर में यहाँ छत पर बैठना पड़ेगा। नहीं बच्चा, टाइम चेंज करने की दिक्कत क्या है ना, कि टाइम हमको फिर लगातार अभी क्लास ही लेनी रहती है। ठीक
है, बस कहने को ऑफलाइन हुआ, हमारा प्राण नहीं बचा हुआ। हम सुबह 7 बजे से लग जाते हैं, 1 आध घंटा बीच में 1.5 घंटा खा लिए, नहीं तो फिर हम अभी 9 साढ़े 10 बज जाएगा। तो क्लास लगभग सब लगी हुई है, दिक्कत होगी ना। क्यों घर में मॉर्निंग में कर दीजिए ना। मॉर्निंग में मॉर्निंग में 7 बजे से पीसीएस के मैं क्लास लेता हूँ, कितना मॉर्निंग में कर दूँ तुम्हारा बताओ? 5 बजे से कर दीजिए सर। 5 बजे से कर दें, उसमें से फिर आधा तुम लोग उठोगे ही नहीं। नहीं सर, उठ जाते हैं सर, 4 बजे उठते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी समस्या होगी, जैसे अभी चार्ट इस समय समस्या बता रहे, फिर चार्ट उस समय समस्या बताओगे। नहीं बताएंगे सर, मॉर्निंग में अच्छा नेट चलता है। अरे बलवीर, ये तुम्हारी समस्या, अभी 4 लोग फिर उसी में सर, समस्या क्रिएट करने लगेगा। सर हम बलवीर नहीं, शिवम है। अच्छा शिवम है, जो भी है, ठीक है, तो दिक्कत होगी ना। चलिए हम अभी देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे, अगर टाइम का मैनेज करते हैं। इस समय टेम्परेचर बहुत हाई रहता है सर। तुम घर से बाहर क्यों जाते हो? क्या करें सर, नेटवर्क नहीं। घर से बाहर नेटवर्क है? चलो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर।